अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, पिछले 3 एपिसोड्स में हमने महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है और भारत के उत्तरी इलाकों में अपनी ममलूक सल्तनत कायम करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल ही हुकूमत कर पाता है और उसकी हुकूमत स्टेबल भी नहीं हो पाती है कि 1210 में घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अचानक मौत होने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सल्तनत का जाननशी यानी उत्तराधिकारी मुकर्रर नहीं कर पाता है और बाद में यही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही उसके कई गुलाम, सरदार और उसका बेटा आराम शाह सुल्तान बनने की रेस में कूद पड़ते हैं। आराम शाह को कुछ इतिहासकार कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं मानते, मगर कुछ इतिहासकार मानते हैं। गुलाम सल्तनत में 2 जगहें सबसे अहम थी, एक दिल्ली तो दूसरी लाहौर। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होती है तभी गुलाम सल्तनत टूटने लगती है और हुक्मरान अपनी आजादी का ऐलान करने लग जाते हैं। लाहौर के सरदार इस मुसीबत को देख जल्दी आराम शाह को सुल्तान बना देते हैं, मगर ये फैसला दिल्ली के सरदारों को पसंद नहीं आता, क्योंकि आराम शाह अपने नाम के मुताबिक आराम फरोश यानी सुल्तान बनने के लायक नहीं था। इसीलिए दिल्ली के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया और सुल्तान बना दिया। अब ये और बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। सल्तनत 1 और सुल्तान 2। अब एक मियान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती, इसीलिए आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच जंग होती है और इस जंग में इल्तुतमिश जीतता है और आराम शाह मारा जाता है। अब गुलाम सल्तनत इल्तुतमिश के हाथों में थी, मगर जितनी मुसीबतें, जितनी बगावतें इल्तुतमिश के हिस्से में आई थी, उतनी भारत के किसी सुल्तान के हिस्से में नहीं आई थी। एक तरफ ताजुद्दीन यिल्दिज और नसीरुद्दीन कबाचा इल्तुतमिश की सल्तनत को हथियाने की तैयारी में थे, तो दूसरी तरफ जलालुद्दीन मंगबर्नी के हमले का डर था। उधर मंगोल भारत पर हमले की तैयारियों में जुटे थे, तो बंगाल, बिहार की बगावत इल्तुतमिश की परेशानियां बढ़ा रही थी और भारत के हिंदू राजाओं के हमले तो अलग से हो रहे थे। कैसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश इन सारी समस्याओं से अकेला ही निपटता है और कैसे भारत पर 25 सालों तक उसकी हुकूमत कायम रहती है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जन्म कब और कहां हुआ था, इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इल्तुतमिश एक अच्छे खासे परिवार में पैदा होता है। इसके पिता इलम खान इलबारी तुर्क जनजाति से थे। इल्तुतमिश बड़ा ही खूबसूरत और ज़हीन लड़का था। इसी खासियत ने उसे गुलामों की दुनिया में धकेल दिया। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के भाई उसकी खूबसूरती और जहानत से जलन रखते थे, इसीलिए एक दिन उसके भाइयों ने उसे गुलामों के बाजार में ले जाकर बेच दिया। ये कहानी हूबहू यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से मिलती है, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ के चक्कर में उनको गुलाम बनाकर बेच दिया था। इसके बाद तो इल्तुतमिश कई आकाओं का गुलाम बनता है, कभी कहाँ बिकता है तो कभी कहाँ खरीदा जाता है। आखिर में जलालुद्दीन मोहम्मद नामी व्यापारी, इस नाम से कंफ्यूज मत होना, जलालुद्दीन मोहम्मद एक व्यापारी था, जबकि जलालुद्दीन मंगबर्नी ईरान का बादशाह था। तो जलालुद्दीन मोहम्मद नामी व्यापारी इल्तुतमिश को खरीद कर गजनी ले आता है। पूरे गजनी शहर में इल्तुतमिश की खूबसूरती और जहानत के चर्चे होने लगते हैं। जब ये खबर मोहम्मद गौरी को मिलती है तो मोहम्मद गौरी फौरन इल्तुतमिश को खरीदने आ जाता है। मोहम्मद गौरी जलालुद्दीन मोहम्मद को इल्तुतमिश के बदले 1000 सोने के सिक्कों की पेशकश करता है, मगर जलालुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश को बेचने से इनकार कर देता है। इसी बात पर मोहम्मद गौरी इतना गुस्सा होता है कि ऐलान कर देता है कि अगर गजनी में किसी ने भी इस गुलाम को खरीदा तो वो अपनी जान गंवा बैठेगा। जलालुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश को लेकर बुखारा चला जाता है और 3 साल बाद वापस लौट कर आता है। इस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की नजर इल्तुतमिश पर पड़ जाती है। इतना खूबसूरत और ज़हीन गुलाम देखकर उससे रहा नहीं जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक फौरन मोहम्मद गौरी से गुलाम इल्तुतमिश को खरीदने की परमिशन मांगता है। मोहम्मद गौरी कहता है कि तुम इसे गजनी में तो खरीद नहीं सकते, ऐसा करो इसे दिल्ली ले जाओ और वहीं खरीद लो। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को दिल्ली ले जाकर
1 लाख चांदी के सिक्कों के बदले खरीद लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश की जहानत देखकर पहले ही समझ जाता है कि ये गुलाम आगे चलकर बहुत बड़ी सल्तनत कायम करने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक की परवरिश में इल्तुतमिश एक ज़हीन और निडर हुक्मरान बनकर उभरता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसे बदायूं का सूबेदार बना देता है। सूबेदार मतलब मुख्यमंत्री। बदायूं उस वक्त दिल्ली सल्तनत का सबसे खास इलाका माना जाता था। दोस्तों, इल्तुतमिश की बहादुरी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सन 1205-6 में मोहम्मद गोरी खोखर बगावतियों के खिलाफ जंग करता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश भी अपनी सेना के साथ शामिल होते हैं। इस जंग में इल्तुतमिश अपनी बदायूं टुकड़ी के साथ खोखर सैनिकों पर इतना जबरदस्त हमला करता है कि इल्तुतमिश खोखर सैनिकों को काट काट कर झेलम नदी में फेंकता चला जाता है। इल्तुतमिश की इस बहादुरी को देख मोहम्मद गोरी इतना खुश होता है कि उसे शाही लिबास से सम्मानित करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है कि इस गुलाम का खास ख्याल रखना। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच सुल्तान बनने की जंग होती है। इल्तुतमिश जीतता है और 1211 ईस्वी में ममलूक सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश अपनी बिखरी हुई सल्तनत को संभालने की कोशिश करता है। इतने में गजनी का सुल्तान ताजुद्दीन यिल्दिज इल्तुतमिश को पैगाम भेजता है कि तुम अब से हमारे अंडर में हुकूमत करोगे, वरना जंग के लिए तैयार रहना। इल्तुतमिश अभी नया नया सुल्तान बना था, पहले ही उसके सामने दुनिया भर की मुसीबतें थी। इसीलिए इल्तुतमिश ने जंग रोकने के लिए और दिखावे के लिए ताजुद्दीन यिल्दिज की पेशकश मान ली। चलिए मैं आपके सामने थोड़ा नक्शा क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे की वीडियो समझने में आसानी हो। मोहम्मद गोरी की मौत के बाद उसकी सल्तनत उसके 3 गुलामों में बंट जाती है। गजनी का इलाका ताजुद्दीन यिल्दिज के हिस्से में आता है। मुल्तान व सिंध पर नसीरुद्दीन कबाचा हुकूमत करता है और उत्तरी भारत पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सल्तनत बना लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसकी सल्तनत इल्तुतमिश के हाथों में आ जाती है। सब अपनी अपनी सल्तनत संभालने में लगे होते हैं कि अचानक ईरान का बादशाह जलालुद्दीन मंगबरनी गजनी पर हमला कर देता है। ताजुद्दीन यिल्दिज जलालुद्दीन मंगबरनी का सामना नहीं कर पाता है और गजनी से भागकर लाहौर आ पहुंचता है। इस वक्त लाहौर और पंजाब पर नसीरुद्दीन कबाचा की हुकूमत होती है। दरअसल आराम शाह और इल्तुतमिश की जंग के बाद मौका पाकर नसीरुद्दीन कबाचा लाहौर और पंजाब के कई इलाकों पर कब्जा कर लेता है। ताजुद्दीन यिल्दिज अपनी सेना के साथ गजनी से भागकर लाहौर पहुंचता है और नसीरुद्दीन कबाचा से लाहौर और पंजाब के कुछ इलाके छीन लेता है। ताजुद्दीन यिल्दिज अपनी पावर बढ़ाता हुआ भारत की तरफ दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ता है और हरियाणा के थानेश्वर तक आ पहुंचता है। इस मुसीबत को देख इल्तुतमिश सोचता है कि कहीं ताजुद्दीन यिल्दिज दिल्ली पर भी हमला ना कर दे। इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर हरियाणा के तराइन में पहुंचता है और ताजुद्दीन यिल्दिज के खिलाफ ऐसी जंग करता है कि यिल्दिज संभल नहीं पाता है। दोस्तों, ये वही तराइन का मैदान था जहां मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 के युद्ध में हराया था। इल्तुतमिश ताजुद्दीन यिल्दिज को पकड़कर बदायूं लाता है और मौत के घाट उतार देता है। इस तरह इल्तुतमिश अपने एक ताकतवर दुश्मन को किनारे लगाने में कामयाब रहता है। तराइन की ये जंग 1215-16 ईस्वी में हुई थी। इस जंग के बाद इल्तुतमिश दिल्ली लौट आता है और पीछे से नसीरुद्दीन कबाचा मौका पाकर फिर से लाहौर और पंजाब पर कब्जा कर लेता है। लाहौर पर कब्जा करने के बाद कुबाचा की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो सोचने लगता है कि अब तो मैं दिल्ली सल्तनत को भी फतह कर सकता हूँ। और फिर कुबाचा पंजाब की तरफ से भारत में घुसने लगता है, मगर सामने इल्तुतमिश मिल जाता है। इल्तुतमिश कुबाचा को मार पीट कर वापस मुल्तान भगा देता है। इस जंग से कुबाचा इल्तुतमिश से इतना डर जाता है और उसको इतना नुकसान होता है कि वो इल्तुतमिश के साथ अमन मुआहिदा कर लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। क्या होता है जब मंगोल जलालुद्दीन मंगबरनी पर हमला कर देते हैं? फिर कैसे इल्तुतमिश भारत को मंगोलों के हमलों से बचाता है? कैसे इल्तुतमिश भारत के हिंदू राजाओं की बगावतों से निपटता है? क्या होता है जब नसीरुद्दीन कबाचा वापस लौट कर आता है? इल्तुतमिश ने भारत को क्या दिया और क्या था उसकी मौत का राज? ये सब हम हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के अगले एपिसोड में देखेंगे।